आज हम अशोक के बाद में अगले वीडियो में इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य प्रशासन की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में सबसे अगर विस्तृत नौकरशाही की बात आती है, सबसे विस्तृत नौकरशाही मौर्य साम्राज्य में थी। इसमें जो मंत्रिपरिषद थी, यहाँ पर इनके सदस्यों का जो वार्षिक वेतन होता था, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उसका वार्षिक वेतन 12,000 पण था। और जो मंत्रिण थे, एक तो मंत्रिपरिषद है, एक है मंत्रिण है। मंत्रिण के जो सदस्य हैं उसका जो वार्षिक वेतन होता था वो 48,000 पण था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उसने कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सप्तांग सिद्धांत दिया था। इसके अलावा एक चीज आती है उपदा परीक्षण, यानी किसी भी मंत्री या फिर पुरोहित की नियुक्ति उसकी भली भांति जांच करने के बाद में की जाती थी। ये है उपदा परीक्षण। अगर हम इनके केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं मौर्यों की, केंद्रीय प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी थे, इन्हें शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, शीर्ष अधिकारियों को, और इनकी संख्या 18 थी। अगर हम इनकी बात करते हैं, जो 18 नाम हैं, इसके अंदर एक है मंत्री, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति, फिर युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिष्ठा, नायक, कर्मांतिक, दंडपाल, व्यवहारिक, नागरक या पौर, दुर्गपाल, अंतपाल, आठविक, द्वारिक, अंतर्वशिक और मंत्री परिषदाध्यक्ष। इस प्रकार से ये संख्या में 18 थे। मंत्री ये प्रधानमंत्री, पुरोहित भी प्रधानमंत्री के समान था, सेनापति युद्ध का मंत्री, युवराज यानी राजा का जो उत्तराधिकारी है वो युवराज, समाहर्ता जो राजस्व विभाग, यानी आज का हम इसे वित्त मंत्री कह सकते हैं, राजस्व, सन्निधाता कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था, प्रतिष्ठा यानी जो फौजदारी न्यायालय था, फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश, उसे प्रतिष्ठा, नायक था, सेना का दो जिम्मा थे इसका, सेना का संचालन करना और नगर रक्षा का भार भी इसके ऊपर था, इसका अध्यक्ष था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, दंडपाल पुलिस अधिकारी, व्यवहारिक नगर का मुख्य जो प्रमुख न्यायाधीश है, नागरिक यानी नगर का प्रमुख व्यक्ति या नगर कोतवाल, दुर्गपाल यानी राजकीय जो दुर्ग हैं,
दुर्गों का जो अध्यक्ष वो, और सीमावर्ती दुर्गों का क्या होगा, अंतपाल। 8वीं वन विभाग का अध्यक्ष। द्वारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान। अंतर्वशिक अंतःपुर का अध्यक्ष, और ये है परिषद का अध्यक्ष। इस प्रकार से इनकी संख्या 18 थी। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के इसके अंतर मंत्री परिषद थी, जिनकी इसके अंदर इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था, इनके सदस्यों को, और इनकी संख्या 26 थी। इसमें मुख्य मुख्य हैं, जैसे लक्षणाध्यक्ष है, पोतवाध्यक्ष है, शुल्काध्यक्ष, सित्ताध्यक्ष, आकराध्यक्ष, विविताध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, नवाध्यक्ष, शून्याध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, महामात्र प्रसरण, सूत्राध्यक्ष। इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य हैं। जो लक्षणाध्यक्ष है वो मुद्रा का था, यानी मुद्रा या टकसाल का अध्यक्ष था वो। पोतवाध्यक्ष है वो मापतोल का अध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष है वो राजकीय धन जुर्माना जो है, जो भी जुर्माना लगता था उसका अध्यक्ष था। सित्ताध्यक्ष है वो कृषि, राज्य की जो कृषि थी उसका अध्यक्ष। आकराध्यक्ष खानों का। विविताध्यक्ष चारों गांवों का। पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष। शून्याध्यक्ष बुच्चड़खाने का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक जो भी मार्ग हैं ये इसके अंडर में रहते थे, तो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष ये वेश्याओं का निरीक्षक था। लवणाध्यक्ष ये नमक का अधिकारी। मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का। और महामात्र प्रसरण ये गुप्तचर विभाग। और सूत्राध्यक्ष विभिन्न प्रकार के कपड़े बुनने का अध्यक्ष। इस प्रकार से ये संबंधित थे। प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य को मौर्यों के समय 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, और इन प्रांतों को उस समय चक्र कहा जाता था। प्रांतों क्या कहा जाता, चक्र। और ये 4 किसके समय थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और ये 4 थे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और प्राची या मध्य देश। इनकी राजधानियों की हम बात करते हैं। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैनी, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। लेकिन अशोक ने के समय इन प्रांतों की संख्या 4 से कितनी हो गई, 5, क्योंकि इसने किस पर विजय प्राप्त कर ली थी, कलिंग पर। तो कलिंग एक अन्य प्रांत हो गया और इसकी राजधानी थी तोसली। इन प्रांतों का जो शासन है वो राजकुमार को के द्वारा संचालित होता था। अशोक भी सिंहासन रूढ़ से पूर्व कहाँ का राजकुमार था, उज्जैन का। और इनकी सहायता के लिए जो कुमारमाते, इन्हें कुमारमाते जो भी हैं, इनकी सहायता के लिए महामात्र नामक अधिकारी भी होते थे। प्रांतों के नीचे की हम बात करें, यानी सबसे पहले ऊपर साम्राज्य है, साम्राज्य से नीचे प्रांत आ जाएंगे।
प्रांत हैं वो किस में बटे होते थे, आहार या विषय में, और इसके नीचे की इकाई होती थी स्थानीय। स्थानीय के नीचे की इकाई होती थी द्रोणमुख। द्रोणमुख के नीचे की इकाई होती थी खावर्टिक, और खावर्टिक के नीचे की इकाई संग्रहण, और उसके नीचे ग्राम। यानी जो स्थानीय है उसके अंदर 800 गांवों का समूह था, द्रोणमुख के अंदर 400 गांवों का समूह था, खावर्टिक के अंदर 200 गांवों का, और संग्रहण के अंदर 100 गांवों का समूह था। अगर हम इसके नगर प्रशासन की बात करें, नगर प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। 30 सदस्य होते थे एक मंडल में, और उसमें 6 समितियां थी। और प्रत्येक समिति में 6 समितियों में क्या था, प्रत्येक जो समिति है उसमें कितने सदस्य होंगे, 5। 30 है ना यहाँ पर, तो 5 सदस्य हो गए प्रत्येक समिति में। जो पहली समिति है उसका कार्य क्या था, उद्योग व शिल्पों का निरीक्षण। दूसरी जो समिति है उसका कार्य था विदेशियों की देखरेख। तीसरी जो समिति है उसका कार्य था जन्म मरण का लेखा जोखा रखना। चौथी समिति है उसका कार्य था व्यापार वाणिज्य को देखना। पांचवी जो समिति है वो जो निर्मित वस्तुएं हैं उसका विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी जो समिति है उसका कार्य था बिक्री कर वसूल करना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि नगर में अनुशासन के लिए या अपराध प्रवृत्ति का दमन करने के लिए पुलिस व्यवस्था थी उसमें, और उसको रक्षण कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था की हम बात करें, सैन्य व्यवस्था भी नगर प्रशासन की तरह है, 6 समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समिति में यहाँ भी 5 सदस्य थे। और ये 6 समितियाँ हैं पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना और यातायात। प्लिनी कहता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके पास 6 लाख थे पैदल, और 50,000 उसके पास क्या थे, अश्वारोही, और 9,000 उसके पास क्या थे, हाथी, और 800 उसके पास क्या थे, रथ। जस्टिन की हम बात करें तो जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह की संज्ञा देता है। अगर हम न्यायालय की बात करें, इस समय न्यायालय 2 प्रकार के थे। एक है धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधन। यानी ये यहाँ पर दीवानी मामले, और यहाँ पर जो कंटक शोधन है इसमें फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाता था। अगर हम गुप्तचर व्यवस्था की बात करें, इससे पहले कि चाणक्य के अनुसार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मौर्य जो प्रशासन है उसके 4 मुख्य अंग बताए इसने, चाणक्य ने। कौन से थे वो, धर्म,
व्यवहार, चरित्र और राजशासन। अब बात करते हैं हम गुप्तचर व्यवस्था की। कौटिल्य ने इनको गूढ़ पुरुष की संज्ञा दी है, और जो गुप्तचर हैं ये भी दो प्रकार के थे, एक संस्था और दूसरा संचार। संस्था वाले एक ही स्थान पर संगठित होकर कार्य करते थे, और जो संचार हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। यहाँ की हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें, आर्थिक जानकारी, तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इन तीनों को उस समय सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। आय का इनका मुख्य स्रोत भूमिकर ही था, और भूमिकर है वो किसानों से 1/6 से 1/4 भाग लिया जाता था, और जहाँ सिंचाई थी, सिंचाई की व्यवस्था थी, वहाँ पर 1/3 भाग, और इसका जो भूमिकर है उसका नाम था भाग। और सिता की हम बात करें तो जो राजकीय जो भूमि थी उस पर जो खेती से प्राप्त होने वाली जो आय है, उस आय को सिता कहा जाता था। और उस समय जो आयात कर है, आयात कर को उस समय प्रवेश से, और जो निर्यात कर है उसे निष्क्राम्य कहा जाता था। कौटिल्य ने जो मुद्राओं के नाम बताए हैं उसमें एक है कारशापण, सुवर्ण, मासक और काकणी। कारशापण ये चांदी का बना सिक्का था, सुवर्ण नाम से है सोने का, मासक तांबे का, और काकणी भी तांबे का, लेकिन ये छोटा सिक्का था। व्यापार की हम बात करते हैं, इस समय व्यापार है वो जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था, और देशी और विदेशी दोनों व्यापार उस समय उन्नत अवस्था में थे। और इस समय जो मार्ग निर्माण का अधिकारी था, उस मार्ग निर्माण के अधिकारी को एग्रोनोमी कहते थे। भारत का व्यापार इस समय रोम, सीरिया, फारस, मिस्र और अन्य जो भी पश्चिम देश हैं उन सभी के साथ में लगभग भारत का व्यापार होता था। और पश्चिम में इस समय भर्ग्युकच्छ और सोपारा दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। और अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में इस समय ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था। व्यापारिक मार्गों की अगर हम बात करें, पहला जो मार्ग था वो उत्तरापथ से होकर पाटलिपुत्र तक जाने वाला। दूसरा मार्ग था वो पाटल से कौशाम्बी के समीप तक। तीसरा मार्ग था वो प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक जाने वाला। चौथा जो मार्ग था भर्ग्युकच्छ से मथुरा की ओर, बीच में इसके उज्जैन पड़ता था। ये व्यापारिक मार्ग थे। और कौटिल्य ने जो श्रावस्ती से
प्रतिष्ठान ये जो मार्ग है उसको सबसे महत्वपूर्ण बताया है। मेगास्थनीज ने भारतीय जो समाज है उसके अंदर 7 जातियों में उसको विभक्त किया है इसने। जैसे 7 जातियां हैं वो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। एक दो बातें और कर लेते हैं हम। चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके जो राजप्रसाद था उसकी चर्चा पहले वीडियो में रह गई थी। उसका राजप्रसाद के बारे में एरियन कहता है कि ये सुसा और एक बतना से भी सुंदर है। और जो फायान है, फायान इसके जो राजप्रसाद हैं उनको देवताओं द्वारा निर्मित बताता है। और एरियन ये भी कहता है कि इसमें भारत का महानतम नरेश निवास करता है। ये कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना है जो हमें सुसा और एकनबुद्धता की याद दिलाता है। और मुद्रा राक्षस जो किताब है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त का जो प्रसाद है, राजमहल हैं, उसे सुहांग कहा गया है। और 1912-14 में टी.बी. स्पूनर ने खुदाई में इसके अवशेषों से अंदाज़ा लगाया कि जो चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसका जो ये प्रसाद है ये किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। और इसके बाद में अशोक के बाद जो राजा हैं उसमें कुणाल, संप्रति, जालौक, दशरथ और वृत्रथ। दशरथ की भी उपाधि देवनाम प्रिय थी। और वृत्रथ की हत्या उसके जो सेनापति हैं पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। और इसी के साथ में मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है।